हमें द बिग शॉर्ट मूवी से पता है 2008 के क्राइसिस का क्या कारण था और टू बिग टू फेल मूवी बताती है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस से कैसे डील किया था। पर क्या आपको पता है कि आखिर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर किस कंपनी ने और कैसे किया? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे मार्जिन कॉल नेम की मूवी से। तो मूवी की स्टार्टिंग ईयर 2008 के सिनेरियो से होती है, जहां हम एक अननेम इन्वेस्टमेंट बैंक को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा तादाद में अपने ही एम्प्लॉयज को निकाल रही होती है, जिनमें से एक एरिक डेल भी होता है जो कि उन्हीं की कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। उसके कंपनी से जाते समय वो एक पेन ड्राइव अपने कोवर्कर पीटर को दे देता है जो कि उसी के अंडर काम किया करता था और उसे आने वाली मुसीबत के लिए वार्न भी करता है। पीटर तुरंत ही पेन ड्राइव के अंदर क्या है वो जानने के लिए उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होती है तो वो अपने बाकी कलीग्स की भी हेल्प लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और कोई भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाता। कुछ टाइम बाद जब सब वहां से जा चुके होते हैं तो वो उस पेन ड्राइव को डिक्रिप्ट कर लेता है और ये डेटा उसे चौंका देता है। पीटर तुरंत ही अपने कलीग ज़ेड बर्गमैन और क्रेडिट ट्रेडिंग के हेड विल इमर्सन को ऑफिस में बुलाता है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पीटर बताता है कि कंपनी का प्रेजेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही डेटा नहीं बता रहा है, जहां मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी के हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। मॉर्गेज बॉन्ड्स एक टाइप का बॉन्ड होता है जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स या कोई रियल प्रॉपर्टी को बैक सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर लोन पे लेता है और लोन रिपे नहीं कर पाता तो बॉन्ड होल्डर्स उस प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे रिकवर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी लेवल्स बता रही थी कि कंपनी के एसेट्स की पोजीशन बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज है और जो ओवर लेवरेज एसेट्स की वजह से कंपनी पे डेब्ट आएगा वो कंपनी को बैंकरप्ट करके रख देगा। हमने इस सिचुएशन को डिटेल में द बिग शॉर्ट मूवी में एक्सप्लेन किया है, जिसके बाद बिल एरिक को कॉल पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसका फोन बंद होने की वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। पीटर और सेथ एरिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सैम और विल कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें डिवीजन हेड जेरन कोहेन, चीफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर सारा रॉबर्टसन और भी कई दूसरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ये नतीजे पर आते हैं कि पीटर का दिखाया गया डेटा सही है और तुरंत ही कंपनी के सीईओ जॉन टल्ट को बुलाया जाता है। टल्ट के आते ही पीटर उन्हें प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है कि एमबीएस प्रोडक्ट जैसे कि सीडीओस कुछ महीनों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हुए हैं। सीडीओ का मीनिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सीडीओ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था रिस्क मैनेजमेंट टीम के लिए, जिस वजह से लंबे टाइम तक बहुत से टॉक्सिक एसेट्स को होल्ड करना पड़ा है। टॉक्सिक एसेट का मीनिंग है कि ऐसे एसेट जिनकी मार्केट वैल्यू 0 हो गई है। अगर ये टॉक्सिक एसेट्स की वैल्यू 25% भी गिर जाती है तो वो लॉस पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा होगा। ये बात सुनकर मीटिंग में आए लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और फिर रॉजर्स, कोहेन और टल्ट अपने हिसाब से अपने अपने सॉल्यूशन देते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहां कोहेन का प्लान, जिसे टल्ट ने भी सहमति दी होती है कि उन्हें तुरंत ही उस दिन अपने एसेट्स को सेल कर देना होगा, लेकिन इस प्लान से रॉजर एग्री नहीं करता क्योंकि अगर उन्होंने अपने एसेट्स इतनी जल्दी सेल कर दिए तो उनके क्लाइंट्स को बहुत नुकसान होगा। हालांकि उनकी कंपनी लॉस में जाने से बच जाएगी, लेकिन इससे उनकी इतने सालों की रेपुटेशन और क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप भी बुरी तरह टूट जाएंगे। और वहीं इस डिसीजन जहां एसेट्स को फायर सेल करने से स्टॉक मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और भी कई कंपनीज और लोगों को नुकसान होगा। फायर सेल का मीनिंग है एसेट्स को बहुत ही कम प्राइस में बेच देना। टल्ट गुस्से से कहता है कि कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए उन्हें ये करना ही होगा, भले ही इससे बाकियों को कितना ही नुकसान क्यों ना हो। यहाँ हम ये देख पाते हैं कि टल्ट का बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है। टल्ट के साथ मीटिंग करने के बाद इमर्सन को डेल की वाइफ कॉल करके बताती है कि डेल घर वापस आ चुका है, जिसे सुन इमर्सन तुरंत ही ब्रिगमैन के साथ डेल के घर पहुंचता है और उससे फर्म में वापस आने के लिए मनाता है, लेकिन डेल मना कर देता है क्योंकि अब वो इन सब में नहीं फंसना चाहता था। जिसके बाद डेल के घर से वापस आते वक्त बर्गमैन इमर्सन से पूछता है कि क्या उसकी जॉब भी चली जाएगी, जिस पर इमर्सन कहता है कि हाँ, उसकी जॉब भी इस डिसीजन के साथ चली ही जाएगी, लेकिन वो उसे हिम्मत ना हारने को कहता है और कहता है कि मार्केट में अभी भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है और आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टल्ट को देख पाते हैं जिसने की अपनी और कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए सारा को बलि का बकरा बना दिया। जी हाँ, जहां फर्म के ओवर लेवरेज पोजीशन की जिम्मेदार उसे बताकर सारे एसेट्स को फायर सेल कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि उसे इसके बाद अपना रेजिग्नेशन देने को भी बोल दिया जाता है। सारा कहती है कि उसने 1 साल पहले ही टल्ट और कोहेन को इस क्राइसिस के बारे में वार्निंग दे दी थी, लेकिन टल्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एरिक डेल को भी किसी भी तरह कोहेन के प्लान में शामिल करने की कोशिश की जाती है, जहाँ इसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं और ना मानने पर धमकी भी दी जाती है और
और उसे मानना ही पड़ता है। जिसके बाद डील को सारा के बारे में पता चलता है और उसे उसके लिए बुरा भी फील होता है। जिसके बाद वही होता है जो अज्यूम किया गया था और कंपनी अपने एसेट्स बेच देती है। लेकिन बाकी सारी कंपनीज को इससे बहुत बड़ा डैमेज पहुंचता है। रॉजर अपने रेजिग्नेशन की बात करने पर रॉजर को कहता है कि ऐसे इंसिडेंट पास में भी बहुत बार हो चुके हैं, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और उसे 2 साल और काम करने को कहता है। और रॉजर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो हाँ बोल देता है। कल्ट ये भी बताता है कि पीटर को प्रमोट कर दिया गया है, जिसने सबसे पहले हमें इस सिचुएशन के बारे में वार्निंग दी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और इस अननेम इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम है लेमन ब्रदर्स। इस वीडियो में बताए गए बहुत से टर्म्स हमारे द बिग शॉट मूवी और टू बिग टू फेल वाले वीडियो में डिटेल में समझाए गए हैं, जिन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।